प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर स्वागत है एग्जाम फ्लक्स पर। और अभी आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का यह चौथा चैप्टर नहीं है, पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर का ये अंतिम क्लास होगा। फिर छठा, सातवां, आठवां बच्चा है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद जनन पढ़ेंगे, अनुवांशिकी पढ़ेंगे, लास्ट में पर्यावरण पढ़ेंगे, आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि प्रतिवर्ती चाप क्या है और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। यह दोनों के बारे में विस्तार रूप से आपको समझाए थे कि मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है, जैसे खांसना, छींकना आदि। ऐसे क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जो अपने आप घटित होता है उसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। यदि यह क्रिया मेरुरज्जु के सहायता से संपन्न हो जाता है, सब कुछ मस्तिष्क से नहीं करता है, कुछ जो है मेरुरज्जु की सहायता से ही हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे, चाप नहीं। क्रिया कहा जाता है जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, जोर से चिल्लाने पर चौंक जाना, तेज प्रकाश आने पर आंख की पुतली का झपकाना। यह सब क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया है जो अपने आप घटित होता है। इसको मस्तिष्क को जानने की जरूरी नहीं। यह जो है मेरुरज्जु जो है, रीढ़ का हड्डी जो है, उसी की सहायता से यह संपन्न हो जाता है। दूसरा बताए थे प्रतिवर्ती चाप क्या है। न्यूरॉन में आवेग की संरचना, संचरण, मतलब उसका जो आवेग का जो संचरण चलने का रास्ता है, यानी निश्चित पथ जो है आवेग। जैसे न्यूरॉन की क्या है बताइए? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन ही हमारे वहां संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यह आप जान रहे हैं। तो उस जो न्यूरॉन जो है जिस रास्ता से गमन करता है, उसी रास्ता को, उसी पथ को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसको आपको हम बहुत सुंदर से समझाए हुए हैं। और इसमें आप आगे हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप और क्रिया में भाग कौन कौन अंग लेता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, बस चैप्टर समाप्ति है। उसके बाद हम अगला चैप्टर जनन पढ़ेंगे। देखिए क्या है, क्या कह रहा है? ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है? क्या है ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है? तो इसमें देखिए, हम आपको इसमें इससे पहले एक चीज हम आप बताए, उसको आपको याद रखना। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। तो यह न्यूरॉन के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होता है, जो कि आप देखिए ऐसा ही होता है। ये रीढ़ का हड्डी समझ लीजिए, ये हाथ पैर समझ लीजिए। सॉरी बच्चों, इसी के यह सबसे न्यूरॉन क्या होता है? यहाँ से आपका संवेदना को यहाँ मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, समझ गए? इसीलिए इसे कहते हैं न्यूरॉन क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र को। तो हम यहाँ इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखिए ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है, तो संवेदना को पकड़ने वाले न्यूरॉन को ग्राही या रिसेप्टर कहते हैं। जैसे हम आपको बात करें, यही हम आपको न्यूरॉन का ले लें, फिगर ले लें, हम आपको जाते हैं वहां पर ले करके। देखिए छोटा सा ले लेते हैं, सॉरी, हाँ ये समाप्त कर दिए। थोड़ा सा ही है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए हम यहाँ से लाए हैं, यह जो देख रहे हैं, यह जो है, यह कर रहा है संवेदना को पकड़ने वाले न्यूरॉन को ग्राही या रिसेप्टर कहा जाता है। संवेदना को पकड़ने वाला कौन है? देखिए ये है, यह जो दिख रहे हैं नीचे में, यह जो है, ये जो है न्यूरॉन, इसी को हम कहते हैं रिसेप्टर। जो संवेदना, जैसे हाथ कट गया यहाँ पर, यहाँ से आपको संवेदना को पकड़ कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? न्यूरॉन। और जो जैसे वो पकड़ता है उसी को हम कहते हैं ग्राही। जहां पकड़ता है उसे ग्राही। वह त्वचा, मांसपेशियों और अन्य अंगों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य संवेदना को ग्रहण करना। इसका क्या काम है? संवेदना को ग्रहण करके इसको मस्तिष्क तक को पहुंचाना है। आप यह बात समझ में आ गया होगा आप सब लोग को। इसको हटा दे रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे संवेदना मार्ग। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ आपको संवेदना ग्रहण किया। मान लेते हैं यहाँ आप, यह क्या है? न्यूरॉन की क्रियात्मक इकाई बना लेते हैं। मान लेते हैं यह न्यूरॉन की क्रियात्मक इकाई है, यह डेंड्रोन, ये सब ऐसे बना लेते हैं, ऐसा ही है। तो समझिए यहाँ संवेदना अगर ग्रहण किया, तो यहाँ संवेदना ग्रहण करेंगे तो यहाँ ग्राही कहेंगे। यहाँ संवेदना जो प्राप्त करेगा न्यूरॉन, उसी को हम ग्राही कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद संवेदन मार्ग क्या होता है? संवेदना मार्ग होता है संवेदी न्यूरॉन द्वारा बनाए गए मार्ग को संवेदी मार्ग। देखो यहाँ न्यूरॉन ग्रहण किया, ये जो जिस मार्ग से मस्तिष्क को पहुंचाएगा उसी को हम कहते हैं संवेदी
मार्ग, समझ में आ गया। तंत्रिका केंद्र किसे कहते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सम्मिलित भाग को तंत्रिका केंद्र कहते हैं। देखिए यह मस्तिष्क है, यहाँ पर मेरुरज्जु जुड़ा हुआ है, ये दोनों को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका केंद्र कहते हैं। यह याद रखेंगे। प्रमुख कार्य क्या है इसका? संवेदना मार्ग से आए सूचनाओं को प्राप्त करना और उचित दिशा निर्देश देना। इसका कौन सी काम है? इसका मस्तिष्क और यह जो है तंत्रिका तंत्र का काम है, जो संवेदना मार्ग से, ये संवेदना मार्ग से जो संवेदना आया है इस पर विचार करके मार्गदर्शन देना कि आपको क्या करना है। मतलब मच्छर काट लिया तो हाथ को बोलना है कि उसको मारो, मच्छर काट रहा है वहां पर, समझ गया? उसी प्रकार से इसका काम है। तो देखिए प्रेरित मार्ग क्या है? प्रेरक मार्ग क्या है? प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक कहते हैं। न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। देखिए न्यूरॉन के द्वारा, प्रेरक मतलब क्या होता है? अभी हम बताएं तो आपको प्रेरणा देते, मतलब प्रेरित मतलब होता है उसको आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उसी प्रकार यहाँ जो ये सूचना आया, ये जो विश्लेषण किया, उसके बाद जिस मार्ग से सिर्फ ये जो प्रेरणा जाती है कि उसको जाओ, वहां मच्छर काट लिया है, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, हल्ला करो, चाहे चोट लग गया तो बैंडेज बनाओ, उसको सेको, तो यह जो जिस मार्ग से जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग कहेंगे जो प्रेरित, जो अब संवेदना वहां से आएगा, जो निर्देश वहां से जाने का काम करेगा, जहां पर क्या कहते हैं, जहां से ग्रहण किया था संवेदना, वहां पर भेजने का काम जो करेगा, जो निर्देश मार्गदर्शन, जो निर्देश भेजने का काम करेगा, उसी को हम प्रेरक मार्ग। प्रेरक न्यूरॉन क्या है? दिमाग के द्वारा दिए गए निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा? प्रेरक। अब देखिए ये मार्ग से आएगा प्रेरित मार्ग, प्रेरक मार्ग वहां से आएगा, जो निर्देश दिया था वो तो आने का काम करेगा जिस रास्ता से, उसे हम प्रेरक मार्ग कहेंगे। और उसी रास्ता से प्रेरक न्यूरॉन क्या करेगा? लेकर आएगा और जहां पर कुछ हुआ है उस अंग को बताएगा, यह करना है, उसी को हम प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। अभी बाही अंग किसे कहते हैं? जो ग्रहण करेगा। देखो जो अंग दिशा निर्देश को प्राप्त करेगा, अब देखिए यहाँ संवेदना गया फिर यहाँ आया, इसी को कहेंगे जो प्रेरक मार्ग से संवेदना आया, जो प्रेरक आया, जो सूचना आया, जो निर्देश आया, जो ग्रहण कर लेता है, उसे अभिबाही अंग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभिबाही अंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिबाही अंग कहते हैं। यही सब है, कुछ नहीं है। एक बार में और आप समझ लीजिए, मान लेते हैं जहां से सूचना ग्रहण किया, इसको क्या कहते हैं? बोलिए। इसको कहते हैं ग्राही या रिसेप्टर। और जिस मार्ग से यह सूचना पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं संवेदन मार्ग। और यहाँ सूचना पहुंच गया तो यहाँ इसको जो है ना, इसको कहते हैं तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र होता है और उसके बाद प्रेरित करके यह जो निर्देश देता है जिस मार्ग से आता है उसे प्रेरक मार्ग कहते हैं। और प्रेरक न्यूरॉन क्या कहता है? इसी मार्ग से प्रेरक मार्ग लेकर यहाँ पहुंचाता है और जो इसको ग्रहण करता है उसको अभिवाही अंग कहते हैं। बस इतना ही है। प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया आप इतना याद रखेंगे। आपको हम पूर्व में बताए थे प्रमुख ग्रंथि का नाम, प्रमुख ग्रंथि का नाम, उसका कुछ काम नहीं बताए थे, तो वह थोड़ा सा देख लीजिए, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है? पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लीलाट के बीचों बीच आता है। जैसे यह सिर है ना, यह आंख है, यह क्या नाक है, तो यह जो सिर है ये लीलाट पर यहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। समझ गया? यह मटर के दाना जैसा होता है, समझ गया? मटर के लालो में पाया जाता है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लीलाट के बीचों बीच पाया जाता है। इसके 3 भाग होता है, अग्रपिंडक, पश्च पिंडक और मध्य पिंडक भी होता है। देखिए अग्र मतलब आगे वाला भाग सॉरी, पश्च मतलब पीछे वाला, और मध्य पिंडक 2 ही कह सकते हैं, लेकिन इसका 3 भाग है। आगे इसमें दिया गया है, लेकिन 3 भाग आप समझ कर रखिए। आप मतलब मटर का दाना जैसा यहाँ होता है आपका लीलाट पर, इसको भी 3 भाग होता है, एगो आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, एगो बीच वाला, जैसे मस्तिष्क का होता है उसी प्रकार। इसमें देखिए किसी व्यक्ति का लंबा और बौना होना इसी भाग पर निर्भर करता है। इसके अग्रभाग, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से किसी व्यक्ति को लंबा होना का बताता है। इसके पीछे वाला भाग हमारे शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। यही पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाला भाग से जल का नियंत्रण करता है, याद रखेंगे आप लोग। थायराइड ग्रंथि के बारे में भी देख लीजिए। यह ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों और लेरिक्स के नीचे पाया जाता है। ट्रेकिया यहाँ रहता है, यहाँ पर गला में, ट्रेकिया के क्या होता है? दोनों, ट्रेकिया के दोनों और रेलिक्स के नीचे रहता है। इसमें थायरॉक्सिन नामक
हार्मोन निकलता है, स्रोत आयोडीन है। इसी के कारण से आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है, जो कि गला में ही होता है, आप लोग जानते हैं। इसका प्रमुख काम क्या है? हड्डी और बालों को विकास करने में सहायक है। थायराइड ग्रंथि का क्या काम है? तो हड्डी और बालों को विकास करने में सहायक होना। पैराथायराइड क्या होता है ग्रंथि? यह थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसके ठीक नीचे होता है पैराथायराइड। इसका प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। पैराथायराइड ग्रंथि का काम याद रखना है, इसका कैल्शियम की मात्रा को, शरीर में जो रक्त में जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा को, सीए को, कैल्शियम की मात्रा को क्या करना है आपको? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना है। जबकि थायराइड का काम क्या है? हड्डी और बालों को विकास करना। आगे आइए एड्रिनल ग्रंथि के बारे में देख लेंगे। यह किडनी या वृक्क के ठीक ऊपरी भाग में, किडनी के ठीक ऊपरी भाग में होता है। इसमें दो भाग होता है, देखिए, एक एड्रिनल कार्टेक्स जो बाहर में होता है, एड्रिनल मेंडुला जो अंदर भाग में होता है। कार्टेक्स का प्रमुख काम क्या है? इसका जो काम क्या है समझिए। एड्रिनल ग्रंथि का काम है भोजन के उपापचय की महत्वपूर्ण भूमिका, भोजन के पचाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग हार्मोन का निर्माण इसी से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से ही लिंग हार्मोन का निर्माण होता है। अगला चैप्टर में हम जनन चैप्टर में इसको बहुत ही विस्तार में देखेंगे। अब आइए एक मेंडुला का काम, प्रमुख काम, मेंडुला का प्रमुख काम देखेंगे। एपिनोफ्रिन और नोर एपिनोफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव करना। मेंडुला से क्या होता है? एपिनोफ्रिन और नोर एपिनोफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, निकलता है। तो एपिनोफ्रिन क्या है? जब व्यक्ति तनाव में, परेशानी में, डर में, गुस्सा में, उत्तेजना में रहता है तो हार्मोन बनता है। एपिनोफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गुस्सा में रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, तो यही आपका हार्मोन रिलीज होगा जिससे आपको नुकसान पहुंचाता है। नोर एपिनोफ्रिन क्या है? यह हार्मोन हमारे शरीर में हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है। यह नोर एपिनोफ्रिन आप क्या करेगा, दिखता है किसी आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसी के कारण कि उसमें ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसके कारण, जिससे कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर यानी जिसको कहते हैं बीपी का बीमारी नामक बीमारी भी हो जाता है। अगर यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाने का काम, रक्त में शर्करा की मात्रा भी बढ़ा देता है। देखो, आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं? याद रखेंगे, VVI है, सब नौकरी में भी पूछा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन हमें यहाँ बताया है, समझ गए। और अधिवृक्क के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रिनल हार्मोन को। दोनों आप याद रखेंगे, अधिवृक्क और आपातकालीन हार्मोन दोनों इसी को कहा जाता है। जनन ग्रंथि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महिला में होता है अंडाणु, पुरुष में होता है वृषण। पुरुष में होता है वृषण और महिला में होता है अंडाशय। ये दोनों के बारे में हम अगला चैप्टर में विस्तार में पढ़ेंगे। इसका प्रमुख काम क्या है? जनन कोशिका को निर्माण और उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रण करना होता है। इसको हम आगे जाकर देखेंगे बहुत ही सुंदर से। देखिए, जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है? तो देखिए, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। अभी तुरंत पर है, एड्रिनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कहता है, जिसका निर्माण शरीर के डर, भय, क्रोध, आवेश की स्थिति में उत्पन्न होता है, जिसके कारण हृदय को धड़कना, श्वसन दर, रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। मांसपेशियों में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में जब मिल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, समझ गए। डर हार्मोन यह सब आपको हो जाता है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आप इतना चीज याद रखेंगे तो काफी है। देखिए, अत्यधिक व्यायाम करने वाले खिलाड़ी के शरीर में थकावट महसूस क्यों होता है? इसको तो हम पहले भी बताए हैं, फिर पहले भी चैप्टर में, लेकिन फिर से बता देते हैं। इस क्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का अणु टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यह शरीर के विभिन्न हिस्से में संग्रह हो जाता है, जिसके कारण थकावट का महसूस होता है। इसको हम श्वसन चैप्टर में आपको सुंदर से समझाए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देख लीजिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा इसी। अब देखिए, यह अंतिम स्लाइड है, उसके बाद आपका यह पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम, यह बहुत छोटा वीडियो हुआ, 5-10 मिनट का वीडियो हुआ, लेकिन यह जो है इसके बाद हम 14-15 मिनट का वीडियो हुआ। उसके बाद हम आपको अगला चैप्टर में बताएंगे, जो है आपका अगला चैप्टर का नाम है आपका जनन, समझ गए।
वह आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि वह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, यह भी हम पढ़े हैं और उसको अभी हम बताए ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अभी हम यहाँ देखिए बताए थे, यहाँ पर एक स्लाइड और आ जाइए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्यों कहा जाता है, देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण, जल का संतुलन करता है, ताप का संतुलन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है, वो जल का, ताप का और अंतःस्रावी ग्रंथि को जो है ना, जो हार्मोन रिलीज करता है उसको भी नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन मास्टर ग्रंथि है, जिसकी संरचना मटर के दाना जैसा होता है। पहले बताया है आपको, इसका वजन 60 ग्राम है, ये ग्राम है 60 ग्राम, यानी कहो कि 0.6 ग्राम है। 0.6 ग्राम को हम 60 ग्राम कह सकते हैं। जो अग्र मस्तिष्क के पिछला हिस्सा हाइपोथैलेमस कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा होता है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हम बताए थे पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होता है, तो उसमें नहीं लिखल था मध्य पिंडक, यहाँ देख लीजिए मध्य पिंडक, अग्र पिंडक, मध्य पिंडक और पश्चिम। इसी के साथ यह पूरी तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि यह चैप्टर क्या कहते हैं, जनन। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।